हेलो दोस्तों, मैं सनत वर्मा पढ़ाकू योद्धा आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्सर्जन तंत्र। और इसके अंतर्गत मैं आपको आज किडनी के पूरे एनाटॉमी के बारे में, मतलब किडनी के हर भाग के बारे में, उसके कार्य के बारे में और उसके अंदर उपस्थित क्रियात्मक जो इकाई होती है नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं, डिटेल से। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको मैं बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले सभी पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वर्तमान में आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी तथा वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा लास्ट तक और सभी फैक्ट्स से इकट्ठे कीजिएगा। मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में विशेष रूप से जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र होता है हमेशा दोस्तों। तो मैं आपको आज कुछ विशेष जंतुओं के बारे में उनके उत्सर्जन तंत्रों के बारे में भी बताऊंगा। और तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जंतुओं में पाए जाते हैं। और अगर स्तनधारियों की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में यूरिया पाया जाता है। आप सबको पता भी होगा कि यूरिया मनुष्यों में पाया जाने वाला एक उत्सर्जित पदार्थ है, जिसको मनुष्य जो है बाहर करता है अपने शरीर से। तो विशेष रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे जो है नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ये बहुत विषैले होते हैं, शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, तो इसलिए इनको शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। और प्रश्न कुछ ऐसे बनते हैं दोस्तों कि जैसे पक्षी में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है, या उत्सर्जन तंत्र द्वारा पक्षियों में कौन सा पदार्थ बाहर किया जाता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और मानवों का तो आपको पता ही है कि यूरिया बाहर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी में बांट देता हूँ कि कौन कौन से जो जंतु हैं कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, है ना, अमोनोटेलिक जंतु। तो ऐसा भी प्रश्न बन जाता है और बनेगा कि अमोनोटेलिक कौन सा इनमें से अमोनोटेलिक है, कौन कौन से अमोनोटेलिक हैं। तो दोस्तों, जो मत्स्य वर्ग है और जो जलीचर होते हैं, जो जल में रहने वाले जंतु हैं, वे अक्सर करके क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब है अमोनिया को क्या करने वाले, उत्सर्जित करने वाले। ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। तो उदाहरण मैंने आपको बताया, मछली, ठीक है, और सभी प्रकार के अधिकतर जो जलीचर होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। और एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रोटोजोआ भी जो है अधिकतर क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यह बात आपसे पूछी जा सकती है, या डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि प्रोटोजोआ कौन से प्रकार का उत्सर्जन करता है, और आपको ऑप्शन में दिया हो कि अमोनोटेलिक, है ना, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, तो है ना, ऐसे टाइप के ऑप्शन दिए हो, तो आपको अगर पता नहीं होगा, है ना, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा और गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसलिए याद रखना है। और दूसरे प्रकार के जंतु में पहुंचते हैं उत्सर्जन के आधार पर। उत्सर्जन के आधार पर दूसरे प्रकार के जंतु हैं यूरियोटेलिक, है ना। ये जंतु क्या करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, है ना। ऐसे जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया भी एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो मनुष्य तो आपको पता ही है कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और जितने भी स्तनधारी जंतु हैं दोस्तों, जैसे गाय है, भैंस है ना, ये सब क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ तक कि एक जो उभयचर प्राणी होता है, मेढक, है ना, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो यहाँ भी क्या करता है, यूरिया का ही उत्सर्जन करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों इस बात को, है ना। अगर ऑप्शन में दिया रहे कि इनमें से कौन सा यूरिया का उत्सर्जन करता है और उसमें मेढक दिया हो, और है ना, मेढक दिया हो, तो आपको मेढक को ही टिक करना है।
ठीक है, क्योंकि मनुष्य तो कभी देगा नहीं, क्योंकि मनुष्य अक्सर सबको पता होता है कि मनुष्य जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे प्रकार के जो उत्सर्जन है उसमें। और तीसरे प्रकार के जो उत्सर्जन में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है दोस्तों, है ना। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और इसमें आपका आ जाता है सरीसृप वर्ग जितना भी है ना, वो सभी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और यूरिक अम्ल का और कौन उत्सर्जन करते हैं? पक्षी भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो सरीसृप मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो छिपकली होती है, सर्प होता है, इसके अंतर्गत मगरमच्छ भी आता है। तो ये सब क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु भी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और मैंने आपको बताया कि पक्षी भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो कभी आपके रेलवे के पेपर में अगर आए कि ऊँट किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, है ना, किस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निष्कासित करते हैं उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, तो आप लोग क्या बताएंगे? यूरिक अम्ल, क्योंकि मरुस्थल में पाया जाने वाला जंतु है ना। तो जैसे आपको पता ही है कि ऊँट पाया जाता है वहाँ पर, है ना। तो ऊँट बहुत अच्छा उदाहरण है मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं का। तो ऊँट को याद रखिएगा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, ठीक है। जो यूरिक अम्ल होता है वह सबसे कम खतरनाक होता है दोस्तों, है ना। मैं आपको क्रम बता देता हूँ। अमोनिया सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर होता है यूरिया, फिर होता है यूरिक अम्ल। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जंतुओं में पाए जाते हैं, है ना। तो जो क्या है, शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होते हैं, है ना। विषैले पदार्थ होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको शरीर से क्या है, जल्दी ही निष्कासित करना जरूरी होता है, बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इन 3 पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? सबसे खतरनाक होता है अमोनिया, फिर होता है यूरिया, और फिर होता है यूरिक अम्ल। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको है ना अमोनोटेलिक कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। जो है ना, जिनमें कौन कौन से जंतु आ जाते हैं? जलीयचर जंतु आते हैं, और विशेष रूप से उसका उदाहरण है मछली और प्रोटोजोआ भी अमोनोटेलिक में आते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये लोग अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा अपन देखें, है ना, तो दूसरा है यूरिया। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक कहलाते हैं, जिसमें स्वयं मानव भी आता है और सभी प्रकार के स्तनधारी जीव आते हैं, है ना। और उसके साथ साथ मेढक भी आता है, जो कि क्या है, मेढक जो है एम्फीबियन है ना, उभयचर है, जल और थल दोनों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 2 चीज़ें हमने देख ली हैं। अब तीसरा है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिकोटैलिक कहा जाता है। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वालों में मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु आते हैं, जिसमें विशेष रूप से आपको ऊँट को याद रखना है। और सरीसृप की अगर बात करें, है ना, सरीसृप भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो उसके अंतर्गत आपका आ जाता है छिपकली, सर्प, मगरमच्छ। ये लोग सरीसृप हैं दोस्तों, है ना। ये लोग क्या हैं? सरीसृप हैं। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स। और यहाँ तक कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पक्षी भी करते हैं। पक्षी भी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। देखिए, किडनी के सारे भागों के बारे में स्पष्ट रूप से इसमें दिया हुआ है। पूरे अंदर का पूरा जो सिस्टम होता है उसके बारे में इतना डिटेल से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा किडनी को, लेकिन आज हम लोग थोड़े ऊंचे लेवल पर पेपर दिला रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, है ना। एनटीपीसी भी हाई लेवल का पेपर है, प्लस आपका वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल भी हाई लेवल का पेपर है ना। उसके बाद अगर ग्रुप डी को भी अगर देखें तो अब उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं
इसको समझाने से पहले थोड़ा सा एक और इमेज आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो आपका किडनी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत गाढ़ा, और बहुत गाढ़ा लाल सा होता है किडनी। और जो नीले रंग का आपको पाइप दिखाई दे रही है ना, इसको कहा जाता है रीनल वेन। ठीक है दोस्तों, इसको नीला क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त है ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऐसा रक्त इसमें बहता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको किस रूप में दिखाया जाता है, अक्सर नीले रंग से दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नीले रंग से दिखाया गया है आपको रीनल वेन को। और रीनल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो किडनी तक रक्त पहुंचाने वाली, जो शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी है, उसका नाम है रीनल धमनी। ठीक है, तो जो आपको लाल रंग से दिखाया गया है ना धमनी, है ना, ये रीनल धमनी। आपको दिखाई दे ही रहा होगा दोस्तों कि जो किडनी है सेम के आकार का होता है। सेम मतलब जो छत्तीसगढ़ी में हम लोग सेमी बोलते हैं, उसी के बीज के आकार का होता है ना। तो उसके बीज का आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, या इसको कहा जाता है राजमा के आकार का। ठीक है, राजमा के आकार का होता है जो, है ना, आपको पता ही होगा राजमा का चावल उसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। और यह 140 ग्राम होता है दोस्तों, इसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। ठीक है, इसका जो बाहरी धरातल है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा उथला है ना, और उथले भाग को हमेशा क्या कहा जाता है? उत्तल कहा जाता है। बाहरी धरातल उत्तल होता है तथा भीतरी धरातल क्या है? अवतल होता है। अवतल का मतलब होता है कॉनकेव और उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना ही होता है, क्योंकि बहुत जगह पर काम आता है। तो जो अवतल भाग होता है दोस्तों वृक्क का, उसको कहा जाता है हाइलम। ठीक है, मतलब जो अवतल सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? हाइलम। ठीक है, अवतल सतह हाइलम कहलाती है। इसका आकार वगैरह ज़्यादा पूछा नहीं जाता है दोस्तों, है ना, मतलब जो लंबाई चौड़ाई है ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपका डोज बढ़ाने के लिए, है ना, बोझ बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ उसको। और आगे हम लोग चलते हैं जल्दी से। उससे पहले थोड़ी सी एक और बात मैं आपको बता दूं कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है क्या क्या होता है, ये सब मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब किडनी तो होता है, लेकिन इस उत्सर्जन तंत्र में और क्या क्या होता है ना। तो अब आपके सामने एक बढ़िया इमेज आ गई होगी, और इस इमेज में आपको 2 किडनी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो मनुष्य के, मानव के उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनी होता है जिसको वृक्क कहते हैं। ठीक है, 2 वृक्क होता है, और 2 यूरेटर होता है जिसको मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं, मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं। और उसके बाद देखिए, यूरेटर के बाद मैं आपको दिखा दूं ब्लैडर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है एक्चुअली, ये इसको क्या कहा जाता है ना, इस यहीं पर क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ है मूत्र के रूप में इकट्ठे रहते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको मूत्राशय कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो खोखला होता है ये, क्योंकि स्थान चाहिए अपशिष्ट पदार्थ को रखने के लिए। और उसके बाद में एक और भाग होता है इसका उत्सर्जन तंत्र का, यूरेथ्रा कहते हैं जिसको। यूरेथ्रा को हिंदी में कहा जाता है मूत्र मार्ग। ठीक है, इस प्रकार से मानव का मुख्य उत्सर्जन तंत्र होता है दोस्तों, है ना। और इसके अलावा कौन कौन से और अंग उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, यहाँ भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, है ना, या ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में भाग नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ नाम महत्वपूर्ण है, तो मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, और नाम याद रखना है आपको। वृक्क को तो आप जानते हैं, ये तो मुख्य उत्सर्जन तंत्र है मानव का, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो अंग हैं वो उत्सर्जन में भाग लेते हैं,
जैसे कि आपको पता है कि जो त्वचा है यहाँ भी भाग लेती है। और त्वचा क्या है, त्वचा में पसीना निकलने के लिए कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, आपको पता होगा तो, है ना। और तैलीय ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, है ना। और त्वचा के साथ साथ आपका फेफड़ा भी एक उत्सर्जन अंग है। हालांकि वह जो फेफड़ा है श्वसन तंत्र से संबंधित है मानव के, लेकिन यह उत्सर्जन का कार्य भी करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है, ये गैसीय अपशिष्ट पदार्थ हैं मानव के शरीर में उत्पन्न, है ना। तो इनको बाहर करने का कार्य कौन करता है, यही करता है फेफड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ भी उत्सर्जन अंग है। और त्वचा और फेफड़ा हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं यकृत जो होता है, तो यकृत क्या करता है, अमोनिया हमारे शरीर में बनता है। आपको पता है मानव के शरीर में अमोनिया बनता है, और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, यूरिया से भी ज़्यादा खतरनाक। तो उसको कम खतरनाक पदार्थ में ये चेंज करता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, ठीक है। तो अमोनिया को डी अमोनिएट करने का काम कौन करता है, यकृत करता है। और इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र में बहुत अच्छा काम करके देता है, तो इसलिए इसको उत्सर्जन अंग माना जाता है, ठीक है। और यकृत के बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा आपको मैंने बताया था यकृत को ही जिगर भी कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से वृक्क को याद रखिएगा, वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है। एक बार मेरे पेपर में आया हुआ था, रेलवे के पेपर में, और गुर्दा शब्द मुझको पहले जब पेपर दिलाया था मैंने, तो गुर्दा शब्द मुझको पता नहीं था और मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो गुर्दा याद रखिएगा, गुर्दा जो है वृक्क को ही कहा जाता है। और प्रश्न ये आया था मेरे में कि नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, और गुर्दा दिया हुआ था। तो गुर्दा जो है वृक्क को ही कहा जाता है, और वृक्क से ही संबंधित होता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं। और नेफ्रॉन एक्चुअली जो है, नेफ्रॉन जो होते हैं वृक्क में, उसको उत्सर्जन तंत्र की इकाई माना जाता है दोस्तों, है ना। तो उसी से बन जाता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि जो वृक्क की कार्यात्मक जो इकाई है ना, कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। और आगे हम लोग चलें, एक और अंग जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, आंत होता है दोस्तों, है ना, आंत। और आंत की जो दीवार है उसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। इन कोशिकाओं के रुधिर में विद्यमान, ठीक है, वर्ज्य पदार्थ, ठीक है, इन कोशिकाओं के रुधिर में विद्यमान जो वर्ज्य मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ की कुछ मात्रा जो है आंत की कोशिकाएं विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित करके आंत की गुहा में पहुंचा देती है, और यहाँ से वे मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार आंत अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है। तो आंत को भी इसी कारण से उत्सर्जन अंग माना जाता है। तो विशेष रूप से आपको मैंने 4 अंग और बताए वृक्क के अलावा, तो उनको भी आपको याद रखना है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो त्वचा होता है, फेफड़ा होता है, यकृत होता है और आंत होता है, यह भी उत्सर्जन अंग हैं, ठीक है। और इनमें से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो अब आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो भी दिया होगा आप लोग उसको काट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात देख ली है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं वृक्क के आंतरिक भागों को अच्छे से, और उस इमेज से बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। और बहुत ही प्यारा इमेज है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा किडनी होता है, जो लेफ्ट किडनी होता है, आपके राइट हैंड साइड में लेफ्ट जो किडनी दिखाई गई है मानव के इमेज के अंदर, है ना, वह थोड़ी सी उठी होती है दोस्तों, है ना। कहने का मतलब है कि जो है राइट जो किडनी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होता है वो, है ना, थोड़ा सा उठा होता है उससे ज़्यादा। तो यह बहुत अच्छा एमसीक्यू है आपके लिए। जो लेफ्ट किडनी है थोड़ा सा उठा होता है, राइट किडनी से थोड़ा उठा होता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता होगा दोस्तों? क्योंकि लीवर जो है राइट हैंड साइड में पाया जाता है ना, तो राइट वाला थोड़ा सा उसको स्थान देने के लिए थोड़ा सा क्या है, नीचे हो जाता है ना। इसीलिए जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो किडनी होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, हमारा जो किडनी है, मानव का जो किडनी है वो बहुत ही नाजुक होता है। इसलिए इसको क्या करता है, जो रिब्स होती है ना, पसलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, घिरे रहती हैं सुरक्षित रखने के लिए, है ना। और दोनों कशेरुक का जो दंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके जो वर्टिब्रल जो कॉलम जो इसको बोलते हैं कशेरुक दंड, उसके आजू बाजू में एक एक जो है किडनी लगा होता है। ठीक है दोस्तों। और उन किडनियों में से एक किडनी जो है विशेष रूप से आपके सामने रखी गई है पूरे नाम के साथ। किसको क्या बोला जाता है इसके अंदर क्या क्या होता है सब दिया हुआ है दोस्तों, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे जो पहली बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सबसे ऊपर हाइलम लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अवतल भाग को हाइलम कहा जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कॉर्टेक्स भाग किसको कहा जाता है। देखिए मैं शो कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए इतना जो चौड़ा मैं खींच रहा हूँ ना, इसी चौड़े भाग को क्या कहा जाता है, इसी चौड़े भाग, है ना, इतना ही चौड़ा जो है बाहरी जो भाग होता है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है। और रीनल शब्द ना लगाया जाए तब भी चलेगा, सिर्फ कॉर्टेक्स कहा जाता है। और रीनल शब्द आपको पता ही है, किडनी से संबंधित शब्द है, वृक्क से संबंधित शब्द है, तो इसलिए रीनल कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स होता है वह किडनी का बाहरी भाग होता है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और मैं अब अंदर की जो भाग जो मैं दिखा रहा हूँ, इतना जो चौड़ा भाग होता है, जितना चौड़ा मैं दिखाऊंगा वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक है, मेडुला कहलाता है। तो जो अंदर आंतरिक जो भाग होता है, अंदर वाला जो भाग होता है उसको मेडुला कहा जाता है। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। ठीक है। अब जो मेडुला के अंतर्गत जो ये संरचनाएं दी गई हैं इनको पिरामिड्स कहा जाता है। जो संरचनाएं मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ इनको पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है। और इसके बीच बीच में रीनल कॉलम्स होते हैं दोस्तों, है ना। और रीनल कॉलम्स के बाद मैं एक बात आपको बता दूं, जो बाहरी जो भाग होता है फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा ढका होता है। एक बहुत ही बेहतरीन संगठन है फाइब्रस कैप्सूल, है ना, जिसके द्वारा यह ढका होता है। इसकी मतलब इसके प्रोटेक्शन का काम यही करता है। ठीक है। बाहरी भाग में फाइब्रस कैप्सूल होता है। और आगे आपको मैं दिखा दूं इम्पोर्टेंट बात, जो रीनल पेल्विस होता है यहीं पर आकर क्या है, पहले क्या है, क्षमता है ना। पहले जो है रक्त क्षमता है, उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ये रीनल पेल्विस में ही आकर यहाँ पर जमा होते हैं। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यूरेटर है। और यूरेटर से फिर वो जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वह नीचे चले जाती है। ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बढ़िया एमसीक्यू बनता है कभी कभी कि जो रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है ये क्या होता है, ये उत्तल भाग से नहीं अवतल भाग से जुड़े होते हैं वृक्क के। और यूरेटर भी उत्तल भाग से नहीं अवतल भाग से निकलता है। ठीक है। और हालांकि चित्र में आप लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको संशय आती है कि क्या सच में उत्तल से नहीं अवतल से जुड़ा होता होगा, ऐसे टाइप का। इसीलिए मैंने आपको स्पेशली इसको बता रहा हूँ। ठीक है। तो रीनल आर्टरी जो है और रीनल वेन जो है ये क्या होता है, ये अवतल भाग से जुड़ा होता है किडनी के। और जो क्या बोलते हैं यूरेटर भी यहीं से निकलता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूं,
जो है अधिकतर जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स भाग में होते हैं, है ना, कॉर्टेक्स भाग में, और मेड्यूला में कुछ ही भाग नेफ्रॉन का होता है, और कुछ भाग कॉर्टेक्स से निकलकर मेड्यूला में आते हैं। कौन सा भाग होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग ख़त्म हो चुका है ये, और इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं इसमें, तो हम लोग आगे चलेंगे। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अब नेफ्रॉन को, और नेफ्रॉन की संरचना को देखेंगे, और उसके भागों को हमको याद रखना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए देख लेते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नेफ्रॉन जो है इसको किडनी की संरचना, है ना, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य कार्य यही करता है ना, जो रक्त का जो छनन करता है ना, जो रक्त को छानने का मुख्य कार्य जो करता है यही करता है नेफ्रॉन। और अब नेफ्रॉन के बारे में जब हम लोग पढ़ने आ ही गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख मतलब क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं प्रत्येक किडनी में। इस प्रकार से मानव शरीर में 2 किडनी है तो कितने लाख हो जाएंगे? 20 लाख या 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन अक्सर करके आपके ऑप्शन में आता है कि मानव शरीर में कितने नेफ्रॉन होते हैं, या किडनियों में, है ना, मानव के जो किडनी होती उत्सर्जन तंत्र में कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो आपको क्या बताना है? 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन। और यही जो है मुख्य कार्य करते हैं रक्त के छनन का, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई या उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई। और इसी से बना हुआ है नेफ्रोलॉजी, जिसके अंतर्गत गुर्दा का या वृक्क का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और रीनल शब्द मैंने आपको बताया, तो रीनल शब्द किडनी से संबंधित है। तो रीनोलॉजी जो होता है, यहाँ भी क्या है, इसके अंतर्गत भी वृक्क का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आपको दिया हो कि नेफ्रॉन्स का अध्ययन किया जाता है, तब भी सही है। ठीक है, और नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर समझिएगा। नेफ्रॉन जो है वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई है, या उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, जबकि जो न्यूरॉन है वो मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, मस्तिष्क की फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के भागों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि यह किसका भाग है ना, नाम दे देगा, जैसे लूप ऑफ हेनले देगा, है ना, लूप ऑफ हेनले, यह किसका भाग है? यह नेफ्रॉन का भाग है दोस्तों। ठीक है, और लूप ही तो है, देखिए ये लूप है ना, तो इसी लूप को क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। हेनले एक्चुअली वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। बोमन्स कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको कैप्सूल के हिंदी में अगर बोले हम लोग तो संपुट बोलते हैं, बोमन संपुट। तो बोमन भी एक प्रकार से किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। और बोमन कैप्सूल इसलिए बोलते हैं, कैप्सूल का मतलब ही होता है दोस्तों रखने का पात्र, है ना। तो ये देखिए रखने के पात्र के समान है, प्यालीनुमा, और इसमें जो है ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ, इसमें रखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब किसके भाग में बता रहा हूँ? नेफ्रॉन के। ये वृक्क के अंदर है। ठीक है, वृक्क के अंदर होता है, और इसी को उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, या वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और आपको अब याद भी हो गया होगा, इतने बार बोल चुका हूँ मैं, नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, या उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है।
उसके अंतर्गत हम लोगों ने 2-3 भाग अभी देख लिए हैं। और एक होता है दोस्तों कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, संग्राहक नलिका जिसको बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। संग्राहक नलिका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 2 भाग मैं आपको और बता रहा हूँ इसके। एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबवेल, है ना, जिसका आधा नाम इसमें दिया हुआ है, और इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबवेल या समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी लिख दिया जाता है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नलिकाएं हैं वह पास पास में ही क्या हो गए हैं, समीप समीप में ही कुंडलित हो गए हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टल ट्यूबल, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें भी अधूरा नाम दिया हुआ है इसका, इसको बोला जाता है डिस्टेंस कन्वर्टेड ट्यूबल। डिस्टेंस कन्वर्टेड ट्यूबल, इसका मतलब देखिए ये दूर दूर में क्या हुआ है, इसको बोलते हैं हिंदी में दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूर दूर में क्या हो रही है, नलिका जो है कुंडलित हो रही है ना, मुड़ रही हैं। तो कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है पूछेगा तब भी आप लोग बता लेंगे दोस्तों अब, और कौन सा भाग है पूछेगा तब भी बता लेंगे, ठीक है। और जो इसकी क्रियाविधि है नेफ्रॉन की, वो मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है परासरण, है ना, डायलिसिस, और क्या दिया हुआ है, जो वृक्क से संबंधित रोग हैं, परासरण नियंत्रण वगैरह सभी बताकर मैं अगले वीडियो में इसको ख़त्म करूंगा, उत्सर्जन तंत्र को पूरा। और आज मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूं, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जंतुओं, है ना, विशेष जंतुओं में पाए जाने वाले उत्सर्जन अंग। अनेक प्रकार के जंतुओं में अनेक प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं दोस्तों। स्तनधारी एक अलग ग्रुप है। उसी प्रकार से अगर मैं अमीबा में चले जाऊं तो अमीबा में कुछ अलग पाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्पंज की, तो उसमें भी अलग पाया जाता है। तो उन सबको हम लोग लाइन से देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। और पहले तो पेपर में बहुत आते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कभी भी इसका जोर फिर से बढ़ सकता है, ठीक है। अब अमीबा के बारे में अगर आपसे पूछे तो अमीबा तो खुद एक कोशिकीय होता है, आपको पता होगा। तो इसमें तो उत्सर्जी अंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन अनुपस्थित मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी ऑप्शन दिए रहेंगे, नेफ्रिडिया, है ना, ज्वाला कोशिकाएँ, वृक्क, ऐसे टाइप के, लेकिन आपको याद रखना है इसमें अनुपस्थित होता है। तो फिर जो है उत्सर्जी अंग कुछ होता नहीं है, तो आखिर उत्सर्जन होता कैसे है? उत्सर्जन होता है दोस्तों विसरण द्वारा। कैसे? विसरण द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन द्वारा। इसी प्रकार से एक प्रकार का जंतु होता है स्पंज, इसमें भी उत्सर्जन जो है विसरण द्वारा होता है। स्पंज में भी उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है, इसमें भी अनुपस्थित होता है उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रा, जो तो इसमें भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी उत्सर्जन जो है विसरण द्वारा होता है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इनमें विसरण द्वारा होता है उत्सर्जन, है ना। और कभी भी आपको ऑप्शन में ऐसे ही दे दिए रहेंगे और पूछा जाएगा इनमें से किस में विसरण द्वारा नहीं होता है करके, तो कुछ अलग ऑप्शन आपको मिलेगा इनमें से अलग से, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चपटे कृमि में, ठीक है। चपटे कृमि जो होते हैं दोस्तों, चपटे से बहुत सूक्ष्म जो है क्या होते हैं, कृमि होते हैं, जिनमें क्या होती है उत्सर्जन के लिए, इनमें होते हैं फ्लैम सेल्स, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं। तो चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और जो किसानों का दोस्त होता है केचुआ, है ना, किसानों का मित्र होता है केचुआ, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं मुझको कमेंट करके बताइएगा। तो उस केचुए, ठीक है, उस केचुए के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा उत्सर्जन अंग नेफ्रिडिया।
तो नेफ्रॉन से ही नेफ्रिडिया बना है। और हमारे पास तो लाखों की, है ना, मनुष्य के पास तो लाखों की संख्या में जो है नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन इस केचुआ बेचारे के पास उत्सर्जी अंग ही है नेफ्रिडिया। ठीक है, एक ही है नेफ्रिडिया। तो केचुए के पास होता है नेफ्रिडिया। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन के लिए। तो केचुए के अंदर क्या होता है, उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया। तो नेफ्रॉन जैसी एक थोड़ी सी अलग संरचना होती है जिसको नेफ्रिडिया कहते हैं। और अगला हमारा जंतु है झींगा। और झींगा के अंतर्गत ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। झींगा के अंदर ग्रीन ग्रंथियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने झींगा देखा होगा, होते भी थोड़े से हरे से होते हैं ना, तो उससे आप लोग याद रख लीजिए, इनके अंदर होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स हरी ग्रंथियाँ। और इसी को ग्रीन ग्रंथियाँ लिखा हुआ आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और कीटों में अगर मैं बात करूं तो कीटों में होता है, या आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है उसमें अधिकतर होता है मैल्फिजियम नलिकाएं। मैल्फिजियम नलिकाएं, तो इंग्लिश में कर देगा तब भी मैल्फिजियम ट्यूबल्स लिखा होगा, है ना, ट्यूबल्स या ट्यूब्स लिखा होगा। तो ये पाया जाता है कीटों में, मैल्फिजियम नलिकाएं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में अक्सर यही पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा को मैं बता दूं, वो जंतुओं का वह वर्ग है जिसमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट हम लोग अब देख रहे हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें मानव भी आते हैं। और मानव में आपको पता ही है वृक्क होता है, मुख्य रूप से मुख्य उत्सर्जी अंग। तो सभी स्तनधारियों में वृक्क होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग। और सहायक उत्सर्जी अंग भी होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, यकृत, त्वचा, फेफड़ा, है ना, और आंत भी होता है। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिले होंगे। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए होंगे आज, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।